वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो अपडेट दे दूं, हम आज एम्बुलेंस सर्विसेज पे बात कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एम्बुलेंस सर्विसेज चला रही हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आया है ईदी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का। आपकी मुलाकात हमने करवाई बिल्किस ईदी साहिबा से ब्रेक से पहले। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे एक बहुत अजीम शख्सियत जिसने इनिशिएटिव लिया 1987 में ये इदारा चीपा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको क्रिएट करने का। और उनके फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान चीपा साहब, जो एक सोशल वर्कर हैं। थोड़ा सा उनसे गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपको बताती चलूँ कि क्या रीज़न था कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, क्रिएट की। 1987 में कराची में दो बड़े खौफनाक बॉम्ब ब्लास्ट हुए और उनमें उनके बाद जब उन्होंने जाके रमज़ान चीपा साहब ने जाके सिचुएशन देखी अस्पतालों में, क्योंकि कई सौ लोगों की लोग जो है वो अपनी जान खो बैठे या जो है किसी ना किसी तरह वो अफेक्ट हुए। और जब उन्होंने विक्टिम्स को जाके अस्पतालों में देखा कि क्या हालात हैं और लोग सही टाइम पे नहीं पहुंच पाते अस्पताल, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने कुछ करना है फॉर द सोसाइटी। और कुछ सोचे बगैर कि कहाँ से ये सब कुछ शुरू होगा और कैसे चलेगा, ये इनिशिएटिव लिया। और मैं कहूँगी कि चीपा जो है वो एक ऐसी अब ऑर्गेनाइजेशन है हमारे शहर की जिनकी एम्बुलेंसेस पूरी अपनी टाइम पे 7 मिनट का टाइम होता है इनका पहुँचने का, टाइम पे पहुँचने की कोशिश करते हैं, हर इमरजेंसी सिचुएशन में मौजूद होते हैं। और इतनी उनकी खिदमात मैं कहूँगी जिस सोसाइटी के लिए हैं, उनको अगर लिस्ट किया जाए तो हमारा शो लिस्ट ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आप शो में आए टाइम निकाल के और आपसे हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, आपने कहा सब आपको चीपा साहब बुलाते हैं, तो मैं भी आपको चीपा साहब बुलाऊं? जी बिल्कुल कह सकते हैं आप। अच्छा चीपा साहब, मैंने ये सही बताया कि 1987 में जब ये ऑर्गेनाइजेशन आपने क्रिएट की, तो ये सोच आपको आई उन 2 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जब आपने हालात देखे? इससे पहले भी आप ये सोचते होंगे कि मैं कुछ करूं इस मुल्क के लिए, या ये एक टर्निंग पॉइंट था आपके लिए? नहीं, इससे पहले कभी ऐसी सोच नहीं आई। ये एक इत्तेफाक था कि जब 2 बम ब्लास्ट ये सदर के इलाके बुरी बाज़ार में हुए, तो उस वक्त मसाजिदों से ऐलानात किए गए थे कि बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं, तो उनके लिए, उनकी जानों को बचाने के लिए खून की एहतियात की ज़रूरत है। तो वो जब मस्जिद का अनाउंसमेंट सुना तो मैं ब्लड देने के लिए जो है वो हॉस्पिटल पहुँचा। जब हॉस्पिटल पहुँचा, ब्लड देने के बाद मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद उसके बाद भी जो है वो वहाँ पर चली आ रही है। और उस वक्त जब ये धमाका हुआ, ये जो बम फूटे थे, तो उस वक्त इतना कोई मरबूत निज़ाम यहाँ एम्बुलेंस सर्विस का नहीं था। और फिर उसके बाद जो है वो लोग यहाँ पर काली पीली टैक्सियाँ चला करती थी, उसमें लेकर आ रहे थे, रक्षाओं में लेकर आ रहे थे, डंकी कार्ड, केमल कार्ड उसमें लेकर आ रहे थे। और चूँकि ये वाक़या सदर के इलाके में हुआ था, तो वो व्हील बारो ठेला जिसे हम कहते हैं, तो लोग उन ठेलों के ऊपर रख और खींचे चले मतलब है क्या आ रहे थे। दर्जनों लोगों ने उस वक्त जो है वो मेरे सामने और मेरे हाथों पर जो है वो सिसक के जो है वो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। वजह सिर्फ ये थी कि इतनी बड़ी इमरजेंसी को मीट करने के लिए प्रॉपर जो है वो स्पॉट से हॉस्पिटल शिफ्टिंग का कोई तरीक़ेकार मौजूद नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी। दूसरी बात कि जब हॉस्पिटल पहुंच गए तो इतनी बड़ी तादाद को मीट करने, इतनी बड़ी इमरजेंसी को मीट करने के लिए जो है ना डॉक्टर्स थे, ना पैरामेडिकल स्टाफ था, ना मेडिसिन थी, ना ब्लड थे, ना इवन बेड थे। तो बस ये वाक़या जब मेरे सामने आया तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि ठीक है, मैं तो अभी आया, मैंने अनाउंसमेंट सुना, ब्लड भी दे दिया, या डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ के साथ जो भी हेल्प आउट करनी थी वो करा दी, क्या मैं अभी अपने दीगर जो जिम्मेदारी है उसमें चले जाऊं, या मुझे क्या करना चाहिए? तो बस अल्लाह के रसूल ने उस वक्त मेरे जहन में एक जो है ये बात दी कि नहीं, खुदा ना करे कभी कोई ऐसा वाक़या दोबारा होता है तो मैं एक इंसान की हैसियत से मुझे अपने हिस्से का काम करना है, किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं। तो बस वही कि अपने हिस्से का जो है वो काम करना है, यही सोच अल्लाह ने दी। और जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो ये काम शुरू किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह चीपा फाउंडेशन और मेरे साथ जो है वो चीपा फाउंडेशन में एक बहुत बड़ी वॉलंटियर्स की जो है वो डेडिकेटेड वॉलंटियर्स की जो है वो तादाद मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम डे नाइट जो है वो आप देखें कि कोई भी हादसा हो, कोई भी वाक़या हो,
एम्बुलेंसेज मौजूद होती हैं। अच्छा, थोड़ा सा ही बताइए कि क्योंकि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ट्रैफिक के निज़ाम भी इतने बुरे हैं कि कोई हादसा हो, गाड़ी सही टाइम पे अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करना हो नहीं पहुंच पाएगी, तो आपके भी सेंटर्स हैं मुख्तलिफ रीजन्स में चीपा एम्बुलेंसेज के? जी, हमारे इस वक्त शहर में 50 इमरजेंसी सेंटर्स हैं। 50 जी, सही। और 50 इमरजेंसी सेंटर्स हैं, और उसके साथ हमारा जो रिस्पॉन्डिंग टाइम था वो पहले 12 मिनट था। 12 मिनट से हम ईच सेकंड जो है उसको रिड्यूस करते हुए 5 मिनट पर अब आकर हम जो है कि आप अक्रॉस द कराची कहीं पर भी कोई हादसा होता है, कोई वाकया होता है, तो छिपा का इमरजेंसी एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर है 1020 1020 जी। तो आप इस पे कॉल करें तो आपको विद इन 5 मिनट अब हमारा जो रिस्पॉन्डिंग टाइम है छिपा। जी जी, ये कैसे पॉसिबल होता है इस तरह के ट्रैफिक में, जब फंसा हुआ है, जैम हुआ हुआ है ट्रैफिक, और मतलब कि इतना सा डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए आपको इतना टाइम लग जाता है? उसमें देखें, अब हम जो है हमने ये जो अपने 50 इमरजेंसी सेंटर्स जो है वो उनका कायम किए हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। तो उसमें जो है वो एम्बुलेंसेस की मतलब है कि किसी पे 2 एम्बुलेंस है, किसी पे 3 एम्बुलेंस है। तो ये जो हमारा जो डिस्टेंस है वो हम कवर ये कर रहे हैं कि हर विद इन 10 किलोमीटर्स जो है वो छिपा का एक इमरजेंसी एम्बुलेंस जो है वो सेंटर्स हो विद इन 10 किलोमीटर। तो बस ये इंशाल्लाह उसी वक्त मुमकिन होगा। और मैं जो है आज आपके जो है वो प्रोग्राम के तवस्सुल से तमाम मुखिया हज़रात और आवाम से अपील करता हूँ कि इस वक्त छिपा को जो है वो एम्बुलेंसों की जो है ना वो बहुत अशद मतलब है कि वो ज़रूरत है। तो काइंडली जो है वो मेरी इस हम्बल रिक्वेस्ट को जो है वो आप आगे आए और मेरे को जो है छिपा फाउंडेशन को जो है एम्बुलेंसेस दे, ताकि हम जो अपना ये जो फिजिबिलिटी हमारी जो हमने तैयार की है तो उसको हम स्मूथली। थोड़ा सा बताइए छिपा साहब कि अभी कितनी गाड़ियां शहर में ऑपरेट कर रही हैं? अभी हमारे पास तकरीबन 150 के करीब गाड़ियां हैं जो शहर में पूरे शहर में ऑपरेट कर रही हैं, ये मुख्तलिफ सेंटर्स में। और हमें अभी तकरीबन जो है वो इतनी ही गाड़ियां 150 से 200 गाड़ियां मजीद और इमीडिएटली चाहिए, हमें इमीडिएटली चाहिए। तो लोग क्या करें, वो मतलब कि मॉनेटरी डोनेशंस दें या फिर कोई गाड़ियां आप चाह रहे हैं डोनेट हो? थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से लोग मदद कर सकते हैं। देखें, बात यह है कि इस वक्त हमें जो है वो एम्बुलेंसेस की अशद ज़रूरत है, तो भले वो फंड्स दे दें या एम्बुलेंसेस जो होती हैं वो हमें परचेज करके दे दे या हमें फंड्स थोड़ा सा बताएंगे कि एक एम्बुलेंस की क्या कॉस्ट है, उसकी क्या प्राइस है? तकरीबन जो एक ये बोलान जो वैन होती है, सुजुकी बोलान एक जो वैन होती है, तो ये तकरीबन 8.5 लाख रुपए की जो है। अच्छा जी हाँ, वो 8.5 लाख रुपए की तैयार होती है, पूरी एम्बुलेंस तैयार होती है। और टोयोटा हाईएस्ट एम्बुलेंस जो है वो तकरीबन 50 लाख रुपए की तैयार, जो बहुत बड़ी वाली, जी बड़ी वाली टोयोटा हाईएस्ट वैन कहलाती है। अच्छा, आपसे तो गुफ्तगू छिपा साहब जारी रहेगी, हम इसमें भी डिटेल में बात करेंगे। अभी चूंकि हम बात करें एम्बुलेंसेस की और थोड़ी सी ब्रेक से पहले ड्राइवर्स की भी बात कर रहे थे, तो मेरी एंकर जो है कराची की वो मौजूद है सिविल हॉस्पिटल के बाहर, जहां पे बहुत सारी एम्बुलेंसेस के ड्राइवर्स उनके साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि जी इनको क्या मसाइल पेश आते हैं जब ये अपनी गाड़ियां लेके शहर में निकले होते हैं और किसी ना किसी इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंच रहे होते हैं। जी फारिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आयशा सिविल हॉस्पिटल के बाहर। यहाँ पे एम्बुलेंस बूथ है और अभी मेरे साथ इस वक्त छिपा एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं। इनसे मैं जानती हूँ कि इनको क्या परेशानियाँ दरपेश होती हैं और क्या इनके मसाइल हैं। ये खुद लोगों की जान बचाते हैं, एज अ हीरो काम करते हैं, लेकिन खुद इनकी अपनी क्या मुश्किलात हैं, वो अपनी मुश्किलात कैसे सॉल्व करते हैं। जी ये बताइएगा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जब लोगों की जान बचाने के लिए जाते हैं आपको क्या परेशानियाँ दरपेश आती हैं? हमें जैसे आजकल लोड शेडिंग का मसला चल रहा है, जगह जगह रोड ब्लॉक होते हैं, जगह जगह रोड ब्लॉक होते हैं, पथराव हो रहा होता है। हालांकि हम हूटर खोले हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक हमारे साथ कोई ताउन नहीं करती। लेकिन जब ज्यादा हम माइक में ऐलान करते हैं उसके बाद हमारे साथ थोड़ा बहुत ताउन किया जाता है, जब तक अगर अल्लाह ना करे पेशेंट सीरियस हो तो वो एक्सपायर हो जाए। अब वो एक्सपायर हो गया तो जो उनके साथ लवाहिकीन है वो हमें मारना शुरू कर दें। तो मेरी खुदारा इनसे आवाम से ये अपील है कि खुदा के वास्ते एम्बुलेंस के लिए खास तौर से हमारे साथ ताउन करें। ये इनका हमारे पे, हमारे बच्चों पे और हमारे इदारे पे एहसान होगा। अच्छा ये बताएं, आपकी कितनी तनख्वाह है? हमारी तनख्वाह 8.5 है। अच्छा, तो टाइमिंग्स क्या होते हैं? आप टाइमिंग 24 घंटे ड्यूटी है, 24 घंटे हो गए। तो 8,500 में गुजारा हो जाए? महंगाई के दौर में घर की बच्चों की पढ़ाई है, घर का खर्चा है, कैसे गुजारा करते हैं? और टाइमिंग्स भी इतने ज्यादा है। बस अभी ये है कि और जगह पे काम मिलता नहीं है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। ड्राइवर है, हमारे अंदर थोड़ा सा जज्बा भी है, हमने बोला चलो इसी काम के अंदर अपना लेते हैं।
बाहर तो और कहीं पे काम है ही नहीं। आपको पता है कितनी जगह पे जाओ तो सिफारिश मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो हमारे पास नहीं है। अच्छा आप ये बताइए कि ड्राइवर्स तो बहुत सारे होते हैं, बस ड्राइवर भी हो सकता है, रिक्शा वाला भी, आपने एम्बुलेंस ड्राइवर बनने का क्यों इंतखाब किया? ये जज्बे की वजह से हमने किया। अगर मैं एम्बुलेंस चलाऊँ मैं भी बाकी देख के उस वजह से। अच्छा थोड़ा सा अब जरा और भी ड्राइवर्स के पास चलते हैं इस तरफ। यहाँ पे मेरे साथ कुछ एडी के ड्राइवर्स भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनके भी मसाइल जानते हैं और उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस आती हैं वो भी देखते हैं। अच्छा ये बताइएगा, आप जरा बताइए कि आप इस इदारे में कितने साल से एज एम्बुलेंस ड्राइवर काम करें, आपको क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं? अल्लाह का शुक्र है हम 3 साल हो गए इस इदारे में। मुश्किलात तो बड़ी आती हैं, लेकिन जिस टाइम पे हम जॉब करने आए थे ना, तो सिर्फ ये सोच के आए थे, जैसे हमारे अब्दुल साद ईदी साहब हैं, खिदमत खलक, इस खिदमत खलक के लिए आए थे। अच्छा आप ये बताइए आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह तकरीबन 8,000 रुपये। अच्छा तो 8,000 में घर का खर्चा गुजारा हो जाता है आपका? मुश्किल है तकरीबन, मगर फिर भी करना पड़ता है। करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए कि जब आप लोग काम करने जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो लोग जैसे आप लोग के पे आजकल हालात खराब होते हैं, आप लोग भी पथराव करने लगते हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? आप तो जान बचाने जा रहे हैं, आप लोग के साथ भी ये रवैया होता है? हम इमरजेंसी वाले हैं, क्योंकि ये लोकल हमारे पास 2 शोबे होते हैं, एक लोकल चलता है, एक इमरजेंसी। अच्छा बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है? प्रॉब्लम तो ऐसी आती है कि वादे टाइम हम इलाके में ऐसे फंसते हैं कि चारों तरफ से फायर होते हैं, पथराव नहीं होता आजकल, फायर होते हैं चारों तरफ से। अब ये है कि अपनी भी जान बचाते हैं, अपनी भी सपोर्ट ही करते हैं और बचा के उन जख्मियों को हम उठाते हैं। हमारा कोई ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं होता, हमारा सिर्फ खिदमत खलक से ताल्लुक है। सही है, हम ये नहीं देखते कि मारने वाला कौन है या गिरने वाला कौन है, हमारी सिर्फ ये ट्रेनिंग होती है कि उस शख्स को, जख्मी को उठा के जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाएं। अच्छा गाड़ियों का मेंटेनेंस और ये जितना प्रॉब्लम्स आती हैं गाड़ियों की मेंटेनेंस की, ये सब मेयारी है, सब सही है, क्या कहेंगे आप सब? जी हाँ बिल्कुल सब सही है। हमारा इदारा जो है इंशाल्लाह हर चीज़ अपना जो है ना सही रखता है, चाहे हमारे कराची में मिशनें हो, एक्सीडेंट हो, और हमारे गाड़ियों का मेंटेनेंस के हवाले से मेंटेनेंस हमारी अच्छी है और वर्कशॉप हमारी अच्छी है, सब हमारे मददगार मेहनत करते हैं। अच्छा क्या कहेंगे इस वक्त तमाम आवाम आपको देख रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं, एज अ हीरो आप काम करना चाहते हैं, आखिरी को एक मैसेज जो देना चाहते हैं आवाम को कि आपके साथ किस तरह से ताउन करें? बस हम आवाम से यही ताउन करते हैं कि जो है ना हम लोग सब मुसलमान हैं, एक कलमा गोएं और आपस में भाई बनकर रहें और इस मुल्क में भाईचारगी से रहें। हमारे बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जीना साहब का यही एक अरमान था कि हम अपना एक अलग इस्लामी रियासत बनाएं और तमाम मुसलमान उसमें रहकर एक दूसरे का मदद करें और अपनी मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करें। अब हमारा यही कहना है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, जियो और जीने दो बस। अच्छा भाई इनका ये कहना है कि इनके मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और इनके साथ ताउन नहीं किया जाता, साथ साथ इनकी सैलरीज भी बहुत कम है, इनके इदारे इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी जो है इनका घर का खर्चा नहीं चलता, ये लोगों की मदद करते हैं और साथ साथ ये भी कहना है कि अगर जान बचाने वाले पे ही हमला कर दिया जाएगा तो वो कैसे जान बचाएगा। जी नाजरीन, ये दिखाने का मकसद ये है कि इन लोगों को, ये जो सड़कों पे निकले होते हैं ड्राइवर्स, इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अवाम के ताउन की ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प करें। उसके अलावा ये जो ट्रैफिक की वजह से लेट पहुंचते हैं, गाड़ियां लेट पहुंच रही होती हैं, जान बचाने जा रहे होते हैं, उन्हीं के साथ रवैया इतना बुरा होता है। मैं तो कहूँगी इनको हम इनफैक्ट बड़ी अप्रिशिएट करना चाहिए कि हर किस्म के हालात में अपनी जान की बाजी लगा के पहुंच रहे होते हैं, जैसे उनका फायरिंग हो रही है। कभी ऐसा हुआ है चीपा साहब के किसी बहुत बुरी सिचुएशन के अंदर ये गए हैं और किसी ड्राइवर जो है उसकी जान चली गई है किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसा हुआ और हमारे ड्राइवर जो है वो उसमें शहीद हुआ। अभी रिसेंटली आपने देखा कि हमारा एक जो ड्राइवर है लियारी का इलाका खड्डा मार्केट ऑपरेशन हो रहा था, नहीं इससे पहले तो जो है उसमें एक 2 जख्मियों को जो है वो शदीद फायरिंग के जख्मी थे, तो उनको जो है उसने वहाँ से लिफ्ट किया, एम्बुलेंस में डाल के लेने लगा, तो क्रॉस फायरिंग के अंदर बेचारा वो हमारा ड्राइवर आ गया और उसी वक्त उसकी स्पॉट मतलब है कि वो डेथ हो गई। तो वो जो 2 जख्मियों को लेके जा रहा था तो नामालूम जो है वो अफराद की फायरिंग से जो है वो हमारा गुल वहाब हमारा एक ड्राइवर मददगार था वो शहीद हो गया। अल्लाह ताला उसको जगह दे। तो बात यह है
कि फिर उसके बाद अभी ये रूटीन की बात है, ये तो ये रूटीन की बात है कि देखिए बात ये है कि छिपा फाउंडेशन का जो मकसद और मिशन जो है वो कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिस शख्स ने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो हम छिपा फाउंडेशन का और तमाम जो छिपा के मददगार जो हैं उनका मकसद, उनका एम, उसका ऑब्जेक्ट, हमारा जो मैनिफेस्टो है वो कुरान मजीद की आयत है और यही हमारे सामने, हम इस कुरान मजीद की आयत को सामने रखते हुए जो है वो अपना ग्राउंड पे काम करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ग्राउंड पे जो काम करना है ये मुश्किल नहीं है बल्कि ये नामुमकिन काम है। ये सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो है वो मदद है हमारे साथ कि हम जो है वो जाते हैं। और जब हम ये इतने बड़े बड़े काम जो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं या फायरिंग होती है, आम इंसान तो अपने घर से निकलने का नहीं सोच सकता। एग्जैक्टली। और ये लोग हर सिचुएशन में आगे हैं कि पता नहीं क्या बनेगा उनकी जान का। जहाँ तक सैलरीज की वो बात कर रही थी, देखें मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि एक अमीर घर में जो ड्राइवर तनख्वाह जो उसको मिल रही है उसको आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि उनका मकसद फ़र्क है। जब एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत सारे लोग तो वॉलंटरीली भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन सही है हर बंदे ने अपनी रोज़ी कमानी है। और मेरे ख्याल में कि ये भी जो डोनेशंस के ऊपर बेस करके अगर आप लोगों को भी और ज़्यादा डोनेशंस मिल रही हों और बहुत तावन मिल रहा हो आवाम का, तो शायद उनकी भी सैलरीज रेज हों। जितना कर सकते हैं मेरे तो ख्याल में कि मुझे आप ये बताइए कि आप लोगों को क्या ड्राइवरों के मसाइल आपके सामने आते हैं, वो क्या कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं? देखिए हमारे पास जो ड्राइवरों के जो मसाइल होते हैं वो सबसे पहले तो ग्राउंड के ऊपर होते हैं कि ग्राउंड पे काम कर, मतलब एक सबसे जो बड़ा मसला है, सबसे जो अहम, वो आपने बहुत अच्छा ये सवाल मुझसे पूछा कि इस शोबे के अंदर एज ए एम्बुलेंस ड्राइवर, एज ए रेस्क्यू मददगार कोई आता ही नहीं है इसमें काम जी हमारी जान ना चली जाए। वो आप देखें ना, कहीं ब्लास्ट होता है, कहीं बम फूट जाता है, कहीं फायरिंग होती है, तो तमाम लोगों के घरों से फोन आना शुरू होता है कि भाई कहाँ पर, फौरन घर पहुंच जाओ या जहां हो वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, या जो है वो अपने आप को सेव कर लो। लेकिन ये जो एम्बुलेंस के जो ड्राइवर मददगार हैं, ये जो रेस्क्यू के जो मददगार हैं, ये अपनी जान की परवाह किए बगैर उस स्पॉट के ऊपर जा रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा जो मसला है, जो इशू ये है कि लोग इसमें जो है बदकिस्मती से नहीं आते हैं, काम करने के लिए नहीं आते हैं। और ये आप जिन लोगों को देख रहे हैं कि ये जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक डेडिकेशन, एक जज्बा है कि जो कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो है वो बगैर, अच्छा फिर हम जिस बेहिसी की दुनिया में ये इतनी ये खिदमत खल्क एक हो रही है अपनी जान पे खेल के, मैं तो कहती हूँ इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा था कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है। और दूसरी बात है कि जहाँ तक सैलरीज की बात है तो हम 8,000 रुपये जो है वो बिगिनिंग देते हैं, फिर उसके बाद जैसे वो सीनियर, क्या करें हम, क्या करें, हमारे पास वसाइल हो भाई, मेरे पास अगर पैसे आपका बस चले तो आप उनको कहाँ कितनी हेल्प करें जी। और मेरे पास जो ये ड्राइवर है, कोई एक तो नहीं सैकड़ों की तादाद में ड्राइवर्स हैं। अब वो सैकड़ों ड्राइवरों को हमने देखना, तो उनकी तनख्वाह, आपके पेट्रोल के अखराजात जो पूरा दिन, मुझे थोड़ा सा बताइए कितने पैसे पेट्रोल पे खर्च हो रहे होते हैं? हमारी एक गाड़ी का जो है वो, एक गाड़ी का महीने का खर्चा जो है वो 75,000 to 80,000। आप अंदाजा 150 गाड़ियां अगर हैं जी, तो आप अंदाजा लाखों रुपए तो पेट्रोल पे खर्च हो रहे हैं। बिल्कुल। फिर गाड़ियों की मेंटेनेंस और मेंटेनेंस गोलियां लग रही हैं, कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली। तो इतने मतलब मसाइल आप देखें कि ये जो है वो हमने देना ही देना है, खर्च ही करना है। तो अब ये हमारा दिल जानता है कि हम जो है वो किस तरीके से इन मामलों को कवर होता है। चीपा साहब, ये डोनेशंस आ रही होती हैं, मंथली आ रही होती हैं? देखें कुछ लोग हैं कि जो है वो हर महीने पैसे देते हैं, कुछ बाकी जो हमारे सेंटर्स हैं वहाँ जमा करा, डेफिनेटली ये उन्हीं के ताउन से ही जो होता है, लेकिन नहीं पूरा होता है। बिल्कुल बॉटल नेक हैंड टू माउथ हैं। तो मैं आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से जो ना, मैंने जैसे पहले भी अपील की, मैं अगेन मतलब है कि अपील कर रहा हूँ कि छिपा फाउंडेशन को इस वक्त बहुत बड़े फंड्स की जो है वो ज़रूरत है। तो आगे आएँ और हम दिल खोलकर हमारी मदद की ताकि हम अपना ये काम कर सकें। और मैंने जैसे आपसे गुजारिश की कि इस शोबे में कोई काम करने के लिए आने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात कि जब इस किस्म के कोई वाक़यात हो जाते हैं, किसी जैसे हमारे मददगार शहीद हो गए या हमारे मददगार ज़ख्मी हो गए, तो जो दीगर मददगार हैं उनका मोरल इतना डाउन हो जाता है कि मैं आपको बिलीव नहीं कर सकता कि हमें किस तरीके से जो है इंस्पायर करना, उनको कन्विंस करना पड़ता है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि वो तो खुद चले, एक उनके अंदर एक डेडिकेशन मौजूद है, वो खुद तो जो है वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन मजबूर हो जाते हैं अपने फैमिली के हाथों के। उनकी फैमिली कतई इजाज़त नहीं देती, उनकी फैमिली मतलब बहुत सारे ऐसे मामलात जब हमारे सामने आते हैं
तो मैंने उनसे बात की तो वो कहते हैं कि भाई हमें दाल रोटी खिला दो, हमें चटनी रोटी खिला दो, हम भूखे रह जाएंगे, एक वक्त का फाका कर लेंगे, लेकिन आप जो है वो अपनी जान को जोखों में जाके जो है ना जान जोखों वाला काम ना करें। नहीं करें। तो ये फैमिली की तरफ से भी जो है जो ना प्रेशर तो होता है ऑब्वियसली बीवियों का, बच्चों का, तो मैं कि जी हम चले गए तो उनका कौन जी। और मैं आज जो है वो आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुल से हमारे जो एम्बुलेंस सर्विस के जितने मददगार हैं या रेस्क्यू के काम करने वाले जितने मददगार हैं उनकी फैमिलीज को भी जो है वो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये ट्रिब्यूट उनको पेश करता हूँ कि उनका साथ है तो आज ये शख्स जो है मतलब है कि वो काम कर रहा है, वरना अगर ये काम ना करे, मैं बहुत जिम्मेदारी से जुमले कह रहा हूँ कि यहाँ सड़कों पे से जख्मियों को और लाशों को उठाने वाला मौजूद नहीं होगा। ये ऐसी सड़कों पे लाशें और जख्मियां पड़ी रहेंगी, कोई और नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा। और हमने पिछले 2-3 बरस से एक डेटा तैयार किया है, हमारे पास 2-3 बरस से डेटा ये आया कि पहले कोई हादसा होता था, कोई इमरजेंसी होती थी तो अगर सड़क से गुजर रहे हैं तो अपनी गाड़ी में डाल के हम अस्पताल पहुंचा देते थे, लेकिन आज जो है वो 2-2.5 बरस या 3 बरस पहले का वो रिवर्स हो गया है। हमदर्दी है, अफसोस भी करते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी में डाल के अस्पताल नहीं लेके जाते, इस वजह से कि उनको मालूम है कि अगर लेकर गए अभी हम तो वहाँ एक नया सिलसिला हमारे सामने खड़ा हो जाएगा कि कहाँ से लेकर आए और इन केस। अच्छा मुझे बताइए हॉस्पिटल्स का ताउन कैसा होता है आप लोगों के साथ? हॉस्पिटल का ताउन बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन बात ये कि जहां वो लीगल साइट आ जाती है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, फिर वो कहते हैं जी पहले केस रजिस्टर कराओ तो ये करो, बंदा मर जाए वो साइड। और हाँ, और अगर उसकी डेथ हो जाती है, मतलब एक शख्स है वो देख रहा है कि सड़क पर जख्मी पड़ा है, उसने देखा और हमदर्दी की अपनी गाड़ी में डाल के अस्पताल पहुंचा दिया, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन उससे शुरू हो जाते हैं। और इनकेस अगर उसकी डेथ हो गई तो जी ये तो आप ही मार के लेकर आए। अब आप बताइए कि कौन नेकी करेगा, कौन आगे आएगा, कौन भलाई करेगा? अब ये जो पॉइंट ड्राइवर ने रेज किया कि अगर ट्रैफिक या किसी रुकावट की वजह से नहीं पहुंच पाते और डेथ हो जाती है किसी विक्टिम की, तो जी पूरी फैमिली उनको ब्लेम करती है कि आपकी वजह से हुआ है। देखिए वो जज्बात कैसे डील करते हैं? वो जज्बात है, वो नहीं, कभी ऐसे तो नहीं हुआ कि वो बहुत ज्यादा किसी ने तशद्दुद कर दिया एक ड्राइवर पे? होता है, ये नॉर्मल रूटीन की बात है और ये जज्बात हैं। और देखें बात ये कि जो जज्बात अपने हैं अब वो ये नहीं समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से उसका वक्त आ गया था। हमारी तो बेस्ट एफर्ट है ना, हमारा तो काम यही है कि हमने तो करना ही है। लेकिन किसको ब्लेम करें उस टाइम पे? अपने कहीं तो निकालने होते हैं जज्बात। इस पॉइंट पे नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मिसेस शहजाद की कॉल लेंगे। मिसेस शहजाद होल्ड कीजिए, ब्रेक से वापस आते हैं और आपसे बात करते हैं। ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक नाजरीन। स्टूडियो में हमारे पास आज रमज़ान चीपा साहब मौजूद हैं, चीपा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर, और लाइन पे मिसेस शहजाद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शहजाद। वालेकुम अस्सलाम। आयशा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बड़े दिन हो गए ना आपसे बात हुई ना मुलाकात हुई। नहीं आयशा, मैं 3 दिन मैंने कॉल की, मेरे कोई फोन पे कोई प्रॉब्लम है तो इन लोगों को आवाज नहीं आ रही थी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। कल का प्रोग्राम तो आपका दिल को छू गया आयशा। अच्छा, कल का देखा था शो? जी बिल्कुल देखा था, और मुझे बहुत दुख हुआ था कि जो दूसरों की जिंदगी बचाते हैं उनकी अपनी जिंदगी कितनी मुश्किल में, कितनी मुश्किल में। अच्छा, आज क्या कहेंगी रमजान चीपा साहब? देखे मेरे आज फिर 4 सवाल हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि अभी जैसे आप लोग बता रहे थे कि ड्राइवर्स नहीं पहुंचते तो उनको कसूरवार ठहराया जाता है। पहली बात तो ये कि आयशा, हम लोग खुद इतने बेहिस हो गए हैं कि हम लोग जो रोड पे जा रहे होते हैं सायरन की आवाज पे भी हम रास्ता तो देते नहीं एम्बुलेंस को। बिल्कुल।
हम रास्ता इन लोग बहुत कम लोग हैं जो देते हैं। जी देते नहीं, मैं खुद देखती हूँ रोड पे जो हम जा रहे होते हैं वो इतना उनका सायरन बज रहा होता है पर लोग रास्ता ही नहीं देते कि वो पहुंच जाए। ठीक है। सेकंड बात ये है कि जो ड्राइवर्स ये रमजान भाई रखते हैं तो क्या उनकी, जैसे कि ड्राइवर्स ने इंटरव्यू दिया कि भाई गुर्बत की वजह से आगे जॉब नहीं मिल रही थी, तो कितनी उनकी ट्रेनिंग होती है, फर्स्ट एड वो खुद भी करें, जैसे कि जाते हैं कोई मरीज, इतनी उनकी ट्रेनिंग होती है कि उनको कोई फर्स्ट एड दे सके। बिल्कुल, ये शुरू में भी हमने बात की थी कि हाँ ट्रेनिंग जरूर होती है। क्वेश्चन ये कि मुखैर हजरात तो मदद कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, मदद भी करेंगे, तो हुकूमती बताइए कि लेवल पे क्या आपकी मदद हो रही है या हुकूमत से कोई आप लोगों के लिए कुछ किया जाता है। अभी बात जो ड्राइवर्स अपनी जान से हाथ धो देते हैं किसी भी हादसे में, तो उनके लिए क्या किया जाए, मदद होती है। ठीक है, बहुत माशाल्लाह अच्छा शो कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे, रमजान भाई को बहुत कामयाबी दे, हमारी दुआएं हैं आपके लिए, अल्लाह ताला खुश रखे आप लोगों को। थैंक यू मिसेस शहजाद, बहुत शुक्रिया। मिसेस शहजाद इज़ अ ग्रेट टॉकर, वो जब भी फ़ोन करती हैं जल्दी से अहम बातें अपनी करती हैं टाइम ज़ाया किए बगैर और बड़े अच्छे पॉइंट्स रेस करती हैं। ये शुरू में भी शो के हम बिल्किस आपा से भी बात कर रहे थे कि क्या ट्रेनिंग होती है ड्राइवर्स की, उनको ऑब्वियसली फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। और ये भी बताइए चीपा साहब कि क्या गाड़ी में कोई पैरामेडिक, कोई डॉक्टर भी मौजूद होता है कभी कभार या नहीं? देखें, सबसे पहली बात ये कि जब भी हम किसी शख्स को अपॉइंट करते हैं तो हमारा एक पूरा HR डिपार्टमेंट है। अच्छा। उस HR डिपार्टमेंट उसको थोरोली 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम पूरा उसका जब इंटरव्यू करते हैं, हम उसमें ये चीज़ देख लेते हैं कि हाँ आया ये फील्ड में जो है वो काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, जज्बा है या नहीं है। क्योंकि अक्सर व बेशर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो खून देख के, या जब कोई कहा कि फायरिंग में जाना है या कोई ब्लास्ट हो गया उसमें जाना है काम करने, तो वो डर जाते हैं, खौफजदा होते हैं, नहीं कर पाते काम। जिनके दिल कमज़ोर होते हैं। जी हाँ, दिल कमज़ोर होते हैं। तो फिर उसको जब हम देखते हैं, फिर उसके बाद 3 महीने का एक प्रोबेशनरी पीरियड होता है हमारा, कि 3 महीने हम उसको फील्ड में जो है वो चलाते हैं। उसमें इसकी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। फिर 3 महीने के बाद अगेन उसको हम जो है वो चेक करते हैं कि क्या आया, इसको हम कंटिन्यू करें या इसको डिसकंटिन्यू करें, क्या इसमें वो क्वालिटीज़ मौजूद हैं कि किसी इंसान की जान को बचाने के जो सारे जो चीज़ें होती हैं तो ये कर सकता है, उस पर पूरा उतर सकता है या नहीं उतर सकता। उसमें क्या फर्स्ट एड की ट्रेनिंग में क्या आता है कि ऑक्सीजन किस तरीके से आपने देनी है, आपने अगर किसी की ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कैसे रोकना है, क्योंकि मोस्टली जो डेथ हो जाती है वो ब्लीडिंग की वजह से हो जाती है। फिर उसका जो बून सड़क वाइकल जो होता है उसकी वजह से उसकी डेथ होती है। नहीं तो अगर वो बंदा गाड़ी चला रहा है तो वो ये चीजें पहले करके फिर गाड़ी चलाना शुरू करेगा। उसके साथ एक मौजूद होता है, एक रेस्क्यू का मददगार मौजूद होता है, EMS जो होता है वो एक मौजूद, इमरजेंसी मेडिकल जो टेक्नीशियन होता है वो मौजूद होता है उसके साथ में। और अगर कभी नहीं भी हो तो उसको इतनी तमाम चीजें उस ड्राइवर को पता होती है कि मैंने इसको कैसे मैनेज करना, वो मैनेज कर लेता है उसको। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो उसको मैनेज करता हुआ चीपा एम्बुलेंस के जरिए जो है उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, ताकि उसके जो सर्वाइवल चांसेस हैं उसको मैनेज कर लेगा तो सर्वाइवल चांसेस उसके जो है ना वो बढ़ जाते हैं, ताकि वो टाइमली उसको कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह कि रोज़ाना मतलब है कि दर्जनों के हिसाब से ऐसे जो लोग हैं, क्योंकि जो हम फील्ड में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों लोगों की जो है वो जाने चीपा एम्बुलेंस, चीपा के रज़ाकार जो है, चीपा फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बचा रहा है। तो ये नॉलेज उनकी होती है, क्योंकि उसके बगैर तो आप कर ही नहीं सकते, उसके बगैर तो वो सिंपल मतलब मददगार नहीं, वो फिर एक ड्राइवर पकड़ने का भी तरीका है। किसी की अगर हड्डियां टूटी हुई हैं तो उसको गलत तरीके से पकड़ लिया तो वही डेथ हो जाएगी, बिल्कुल स्पॉट डेथ हो जाएगी वो उसकी। तो उनको पता होता है कि किस बॉडी को किस तरह पकड़ना है। मैं आपको ये कहूँ कि ये एक ड्राइवर नहीं है बल्कि ये एक मददगार है, रेस्क्यू मददगार है, रेस्क्यू का ड्राइवर मददगार है, रेस्क्यू का ड्राइवर मददगार है इन तमाम चीज़ों का। अच्छा, अब वो जो मेरी बहन जो है मिसेस शहजाद ने दूसरा सवाल किया था हुकूमत के हवाले से। हुकूमत कुछ भी नहीं करती और उन्होंने कहा कि जैसे आपके ड्राइवर्स, आप यकीन जाने जब मैंने अभी आपको पिछला वाक़या हमारे खड्डा मार्केट में गुल वहाब हमारा जो एक ड्राइवर मददगार था जो शहीद हो गया, जख्मियों के लेके जा रहा था, उस पर जो है ना मतलब है कि फायरिंग के जद में आ गया बेचारा। उसके बाद क्या आप यकीन करें, किसी ने, आप हुकूमत मदद करे कि हुकूमत ने, तो किसी ने आके पूछा नहीं किसी हुकूमत के नुमाइंदे ने कि साहब मुझसे ताज़ियत तक नहीं की, पूछा तक नहीं। तो ये बस। और आपको क्या लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से और ज्यादा पीछे हट गए कि हाँ इतनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं मदद करने के लिए, वो करे तो हम तो अब और पीछे हट जाएं, ये भी हुआ है क्या? देखें, ये उनका इंटरनल मामला है, इस हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक देखें हमें ज़रूरत है हुकूमत की, हमारी भी अपनी फीलिंग्स हैं, हमें हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए।
किस लेकिन किस्म का हमारे जो ताउन चाहिए हमारे आपको मसाइल हुकूमत हैं, से? हमें ताउन ये चाहिए कि हमारे जो मसाइल हैं या हमारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर बाकायदा से जो है वो हर वीक नहीं तो हर जो है वो 15 दिन महीने में कम से कम एक जो है वो मीटिंग्स होनी चाहिए, हमें बुलाना चाहिए, हमारे जो मसाइल हैं उनको सुनना चाहिए और उन मसाइल के हल के लिए कोशिश मतलब ये करनी चाहिए और उनको हल मतलब ये करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ हमारे आप अब यकीन जाने कि जिस वक्त हमारा मददगार शहीद हो गया, मुझे जो बाकी मददगारों को काम को कंटिन्यू करने के लिए उनको किस तरीके से जो है काउंसलिंग करनी पड़ी, मुझे किस तरीके से उनके जो है कन्विंसिंग करनी हिम्मत अफजाई। पड़ी, ये आप यकीन जाने कि वो मोरल ऐसा डाउन हो जाता है कि आप मतलब कोई ये है ही फैक्ट नहीं है। कि एक बंदा चला गया उसके पीछे कोई है नहीं है जो मदद कर रहा है, तो वो सोचेंगे कि हम फिर ये Exactly, क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल ये तो ये सोचेंगे। मतलब हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं। और मैं आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से तमाम अरबाब इख्तियार और हुक्मरानों को जो मैं गुजारिश करता हूँ कि साहब देखें, हमें आपकी जो है वो इखलाकी सपोर्ट की और हर लिहाज से आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। कभी कोई डोनेशन ऑफर हुई हुकूमत से? कभी भी नहीं, नेवर, कभी भी नेवर, नहीं नेवर। कि जी ये हम प्रेजेंट करना चाहेंगे आपको, Never। ये गाड़ियां प्रेजेंट। देखिए मैंने आपसे जो है वो गुजारिश की कि कभी किसी ने पूछा ही नहीं, तो देने के बाद तो आप उसको नोटिस रख दें। किया, अप्रिशिएट किया? कभी नहीं, कभी भी नहीं, नेवर नेवर। तो मतलब आप कहाँ प्रेजेंस से- भी नहीं, उनकी एग्जिस्टेंस को भी नहीं अप्रिशिएट कर रहे कि कुछ लोग जो है वो हौसला अफजाई अगर हो जाए तो उससे भी मोरल बूस्ट जी, होता मोरल है बूस्ट हो कि जी जाता है। आप इतना काम कर रहे हैं, कोई किसी किस्म का अवार्ड, किसी किस्म की रिकग्निशन मिले, कुछ भी नहीं, नथिंग। कुछ भी नहीं। हाय, ये तो मतलब ऐसी सिचुएशंस हैं, हम इतनी रोज शोज करते हैं चीपा साहब और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं और इतनी अपील्स होती हैं लोगों की गवर्नमेंट के लिए, लेकिन कोई नोटिस नहीं करता, कोई नहीं सुनता, सब बस अब क्या कहें कि किन चीज़ों में मसरूफ़ हैं। कॉल लेते हैं सुहेल साहब की। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। बीबी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सुहेल साहब आप बताएं। मेहरबानी, सब खैरियत है। मैंने छीपा साहब से दो बातें मालूम करनी थी। कीजिए। एक तो ये पता करना था कि इनके जो मरीज को किसी हॉस्पिटल, घर से हॉस्पिटल ले जाना या हॉस्पिटल से घर ले जाना विद इन कराची सिटी, क्या चार्जेस होते हैं? चार्जेस क्या होते हैं? अच्छा ठीक है। और दूसरी ये पता करना था कि क्या इनके पास ये जो हैंडीकेप लोग हैं उनके लिए कोई व्हील चेयर्स या बाकी जो चीजें हैं ये भी होती हैं कंसेशनरी रेट पे या एडवांस के अगेंस्ट देने के लिए? अच्छा ठीक है, अभी पूछते हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब जी। क्या चार्जेस होते देखिए हैं? हमारे जो एक तो जो सबसे पहले हमारी जो प्राइमरी चीज़ है वो है रेस्क्यू का काम करना। किसी किस्म का भी कोई रोड एक्सीडेंट, कोई हादसा, कोई इमरजेंसी पेशेंट, ये हमारी प्राइमरी मतलब एक चीज़ है और इसके लिए हम राउंड द क्लॉक 24 आवर्स जो है वो बिल्कुल स्टैंड बाई पोजीशन में होते हैं। तो ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री ऑफ टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा एक बात, अब सेकंड हम आ जाते हैं कि अगर हमें इन तमाम कामों से फुर्सत मिलती है और हमारे पास एक वक्त होता है, गाड़ी फारिग वक्त होता है, तो उसमें हम जो है वो अगर एक नॉर्मल पेशेंट, जैसे नॉर्मल पेशेंट शिफ्टिंग कहलाती है, तो उसमें जो है वो हम करते हैं। तो उसमें जो है वो अगर कोई पेशेंट शिफ्टिंग है तो 10 किलोमीटर्स के हमने 100 रुपीज़ फंड रखे हैं बस जी। अच्छा वो भी क्या है कि अगर आप दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते हो तो हमारे पास ज़कात का सिस्टम मौजूद है, उससे आपको ज़कात से मतलब एडजस्ट कर देते हैं। सिर्फ 100 रुपीज़ फॉर 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स जी, वो भी नॉर्मल, नॉट इमरजेंसी पेशेंट्स, नॉट इन इमरजेंसी सिचुएशंस। अच्छा, और दूसरा उनका सवाल था जो ब्रेक के बाद, हैंडीकैप के जो है वो हवाले से नहीं जल्दी से बता दीजिए। हैंडीकैप अभी मैंने आपसे जैसे अभी पहले गुजारिश हो रही थी कि मैंने हुकूमत से ये दरख्वास्त की थी कि मुझे एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा दे दें जिसके ऊपर मैं अपने चंद जो है वो एक चाइल्ड होम, एक ऑर्फन होम, इस किस्म की चीज़ें मतलब बनाना चाहता हूँ, लेकिन कोई इस पे अभी ब्रेक के बाद फिर हम मजीद गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन ब्रेक लीजिए, शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आए। ये वक्त है मेरा।
वेलकम बैक नाजरीन। अभी ब्रेक में मैं और चीपा साहब ये बात कर रहे थे कि कराची एक ऐसा शहर है जो 24 घंटे इमरजेंसी सिचुएशन में होता है। कहीं ना कहीं शहर के किसी ना किसी हिस्से में इमरजेंसी सिचुएशन होती है और एक ऐसे शहर में इस तरह की चीपा ऑर्गेनाइजेशन की तरह की, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की तरह की जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। और अगर ये ना होती तो जिस तरह चीपा साहब ने कहा कि लाशें और लोग, ज़ख्मी लोग सड़क पे तड़प रहे होते हैं, उनको उठाने के लिए कोई ना होता। बिल्कुल। और इन्होंने इतनी अपील्स की हैं, गवर्नमेंट से लेटर्स लिखे हैं, किसी का कभी रिस्पांस नहीं आया। मिलने का टाइम नहीं देते किसी ना किसी। अगर कोई पार्टी के कोई मेंबर्स या कोई गवर्नमेंट के लोग, अथॉरिटीज़, कंसर्न अथॉरिटीज़ अगर शो देख रही हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ताउन करें। अगर आप लोग अपने मुल्क की भलाई चाहते हैं, अपनी आवाम की, तो मेरे ख्याल में इन लोगों की जो खिदमात हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन, उनको रिकग्नाइज़ करें, अप्रिशिएट करें। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे ये भी बात करना चाहूँगी चीपा साहब, ये बताइए कि क्या क्या एक गाड़ी में चीज़ें मौजूद होती हैं फ़र्स्ट एड की। जब आपकी ये गाड़ी पहुंचती है तो उसमें फ़र्स्ट एड के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो कंपलसरी हमारी हर चीपा एम्बुलेंस के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की सहूलत है। बिल्कुल तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सीजन की उसमें सहूलत मौजूद होती है। फिर उसके बाद जो एक नॉर्मल फ़र्स्ट एड जो होता है कि जिसमें बैंडेज हो गई, जी बैंडेज हो गई, जो नॉर्मल एक जो तरीका होता है, जी जी बिल्कुल, तो वो हाँ एक फर्स्ट एड का पूरा बॉक्स जिसे होता है, जी हाँ फर्स्ट एड का पूरा बॉक्स होता है। तो उस बॉक्स में से जो है फौरी तौर पर जो है वो चीज़ें उनको फर्स्ट एड दे दी, क्योंकि हम पूरा उसको वक्त भी नहीं जाया करना। फर्स्ट एड का मतलब है कि जैसे एक ब्लीडिंग हो रही है इमरजेंसी में जो, हाँ, तो बस उसको आपने उसको वहाँ पर ब्लॉक किया और ब्लॉक करने के बाद मेंटेन करते हुए जो है ना आप उसको लेके चले गए। और उसका एक्चुअल जो ट्रीटमेंट होना है वो तो हॉस्पिटल्स में ही होना है। जी हाँ। अच्छा, हॉस्पिटल्स के ताउन का पूछूंगी कि जब वो पहुंचते हैं एक जख्मी इंसान को लेकर हॉस्पिटल में, तो इमीडिएट एक्शन होता है हमारे हॉस्पिटल? जी बिल्कुल। ये ख़ास तौर पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल से पहले ही हमें एक तकलीफ का सामना करना पड़ता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल कहते थे जी हम नहीं ले रहे, ये केस क्या है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सोच तब्दील हुई है, थोड़ा सा हौसला बढ़ा है। और उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो है और बहुत ज़्यादा जो है वो एक रिक्वेस्ट अपने तमाम पिछले टीवी शोज़ के अंदर और अखबारात के ज़रिए की कि एक इंसानी जान को बचाने के लिए जो है वो आप हर मुमकिन कोशिश करें कि उसको आपने जो है ना वो ट्रीटमेंट देना है। तो क्यों ये रुकते थे? उनके लीगल मसाइल शुरू हो जाते थे इसलिए? जी, दो मसाइल हैं। एक तो लीगल मसला है और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है जब आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो वो चार्ज करते हैं। तो अब एक रोड एक्सीडेंट का ज़ख्मी है, आप उसको लेके जाएंगे तो वो तो एक लावारिस हैसियत में ही है। क्या पता उसके आगे पीछे अब उसका लीगल साइड जो है वो कि भाई ऐसा ना हो कि अगर हम इस जख्मी को लेके प्राइवेट अस्पताल में लेकर आए, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, दौरान इलाज उसकी अगर डेथ हो जाती है तो कौन आएगा? वो कौन आएगा उसके पीछे? और फिर दूसरा कि वो एलिगेशन जो एक होता है कि जी हॉस्पिटल में मर गया, क्या कर लेंगे जी, हॉस्पिटल में मर गया। तो एक तो वजह ये होती है और दूसरा ये है कि अगर चलो उसका ट्रीटमेंट कर दिया तो ट्रीटमेंट करने के बाद जो उसके चार्जेस होते हैं हॉस्पिटल्स के, तो वो कौन पे करेगा? तो ये दोनों चीज़ें मतलब है कि की वजह से जो है ना वो, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चेंज होगी कि एक तो जो स्पॉट फर्स्ट एड होती है और एक जब हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ जाके उसको एक वो ट्रीटमेंट मतलब दे देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो। अच्छा, जब सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जब एक जख्मी को गाड़ी में डाला जाता है तो क्या सोच होती है कि करीबी जो भी हॉस्पिटल आएगा वहाँ ले जाओ? ये नहीं कि जी उस बड़े हॉस्पिटल में जो सरकारी जो भी हॉस्पिटल, उनको पता है किस कोने में, किस गली में कौन सा क्लिनिक या हॉस्पिटल मौजूद है। राइट, अच्छा चलें, ग्रेट। एक कॉलर है हमारे साथ, शहनाज कराची से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम सलाम। शहनाज कैसी हैं? मैं ठीक ठाक जी, क्या पूछेंगे? जी आयशा, मैं जानना चाह रही थी कि अक्सर ये देखने में आए जब एम्बुलेंसेज रोड पे हमें नजर आ रहे थे हमारे तरफ, कभी कभार रोड बिल्कुल खाली होता है लेकिन इसके बावजूद सायरन जो है वो कंटिन्यूसली बज रहा होता है। तो इस तरह थोड़ा सा हम लोग सारे पैनिक हो रहे होते हैं और हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि पता नहीं ऐसा क्या इशू है, जब रोड खाली है तब भी इसके बावजूद वो लोग सायरन का इस्तेमाल मुसलसल किया होता है उन्होंने। वो इसीलिए भी किया होता है शहनाज, मेरे ख्याल में वो इसलिए भी होता है कि अगर कोई गाड़ी आ भी रही हो, किसी गली से निकल रही हो, किसी और सड़क से निकल रही हो, तो उसको पता हो कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन में ये गाड़ी है तो रास्ता दिया जाए। मैं इसका जवाब चीपा साहब से भी लूंगी। दूसरा सवाल?
ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो यही है। दूसरा ये भी सोच रही थी कि इतना जो सायरन बज रहा होता है तो पेशेंट भी, मुझे लगता है जो इस पर एम्बुलेंस में होता है वो भी पैनिक हो रहा होगा। अच्छा, बात करते हैं इस पे। थैंक यू शनाज साहब, शनाज साहिबा। पेशेंट मेरे ख्याल में उस टाइम पे उसको कोई शोर और सायरन से ज़्यादा अपनी जान की एक लम्हे की उसकी ज़रूरत होती है। मैं जो है वो जवाब दे दूं। देखें, बात ये कि गाड़ी खाली है, ये एक गाड़ी खाली नहीं, सड़क खाली। सड़क खाली। हाँ। अच्छा, अब सड़क खाली है तो मैं उसका पूरा से उसको ब्रीफ कर दूं। पहली बात तो ये कि आमतौर पर लोगों में ये होता है कि भाई खाली गाड़ी मतलब है कि है और आप सायरन बजाते हुए मतलब है कि जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो यकीनन वो किसी इत्तला के ऊपर जा रहा है, किसी इंसान की जान बचाने के लिए किसी इत्तला पे जा रहा है। तो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात कि सड़क खाली है और पेशेंट भी अगर उसके जख्मी भी मौजूद है या इमरजेंसी पेशेंट भी उसकी गाड़ी में मौजूद है, फिर तो एक बहुत बड़ा मामला ये होता है कि आप ये बिल्कुल आपने सही कहा, स्पीड पे गाड़ी जा रही है, लेफ्ट राइट साइड के ऊपर या आपके फ्रंट बैक साइड के ऊपर कोई आमतौर पर ऐसा होता है कि वो सिग्नल भी तोड़ के जा रहे हैं, जो है वो है, तो वो लोग जो आ रहे होते हैं तो उनको वो अवेयरनेस हो जाती है, वो अलार्म जो सायरन होता है वो इंडिकेट उनको कर देता है कि साहब अभी एक एम्बुलेंस गुजर रही है, यहाँ से सायरन की आवाज़ आ रही है, तो हम अपनी अगर स्पीड में आ रहे हैं तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें या रुक जाएं ताकि वो गुजर जाए, उसके बाद जो है हम चले जाएं। शनाज साहिबा, ये तो लॉजिक की बात थी, मुझे अफसोस हुआ आपने ये सवाल पूछा है, लेकिन आई एम श्योर अब आपको जवाब मिल गया होगा कि क्यों सायरन बज रहा होता है। दूसरा उनका सवाल क्या था कि पेशेंट को पैनिक होगी सायरन सुन के? नहीं, पेशेंट को पैनिक नहीं होगी। ये सायरन बाहर की साइड पर बजता है, अंदर उसकी आवाज़ इतनी महसूस नहीं होती है। ये बाहर की तरफ मतलब है कि होता है, क्योंकि देखें आप उसके साथ अगर कहें तो फिर उसका हमारी तमाम जो छिपा की एम्बुलेंस है वो इक्विप्ड है वायरलेस रेडियो से, तो वो उसकी तो आवाज़ हमें क्लियर आती है। अगर वो उतना ही उसका शोर हो तो वो अपनी जो वायरलेस रेडियो की आवाज़ ही ना सुन पाए, ये बाहर आवाज़ आती है, अंदर नहीं आती। अच्छा, जब ऐसे इलाकों में गाड़ी जा रही होती है जहाँ पे फायरिंग हो रही है या कोई ब्लास्ट और बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो उन इलाकों के लिए क्या आपके ड्राइवर्स के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी होती हैं या नहीं? वो बिल्कुल अल्लाह के भरोसे पे जा रहे हो? बस वो अल्लाह के भरोसे के ऊपर जा रहे थे, ऊपर अल्लाह और नीचे जज्बा। बस क्या बात। मैं आपको ये बगैर जज्बे के काम हो ही नहीं सकता। ये मैं तमाम छिपा के जो मददगार हैं और उनको सलाम मतलब है कि करता हूँ कि अल्लाह का रसूल जो है हमसे राज़ी है, तो ये एक डेडिकेशन वाला काम ले रहा है। अदरवाइज आपको मैं एक बात बताऊँ, देखें जज्बे की आपको बात बताऊँ। पिछले दिनों हमारी एक गाड़ी ख़राब हो गई। अब जब गाड़ी ख़राब हो गई तो हमारे जो कंट्रोल था उसने कहा कि ठीक है जी, उसको नियरेस्ट सेंटर के ऊपर जो कहीं ले जाओ, लेकिन वहाँ खड़ी कर दो ताकि हम जो है ना वो इसको सुबह हो जाए, रात का वक्त था, सुबह हो जाएगी तो बना देंगे। अब मैं अपने उन तमाम जो हमारे मकैनिक के जो मददगार हैं, मकैनिक का जो हमारा वर्कशॉप है, उन तमाम मकैनिक के मददगारों को जो है वो मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने जो है वो कंट्रोल को बताया हमारे कि छिपा कंट्रोल को कि साहब ये अभी हम जो है हम अभी जा रहे हैं, इस गाड़ी को अभी सही करेंगे, अभी इसको सही करेंगे, शायद जो है ऐसा ना हो कि सुबह के इंतजार में रात में किसी को ज़रूरत हो और ये एम्बुलेंस मतलब ठीक नहीं होगी, नहीं चलने के काबिल हो, तो किसी इंसान की जान भी जा सकती है। तो आप देखें कि मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उन तमाम मकैनिक मददगारों को भी जो हमारे वर्कशॉप के मकैनिक बताया कि वो उनमें भी एक ये सारी काउंसलिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने तमाम मददगारों में जो है वो ये कि मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ, मैं उनको ये समझाता हूँ। देखें कि एक अगर ड्राइविंग काम करना है, ये एक फलाही इदारे में काम करना है, तो यहाँ आपने अपने ज़ात से जो है ना वो बालातर होकर सोचना है, अपने कौम के लिए सोचना है, अपने इंसानियत के सोचना है, अपने मुल्क के लिए सोचना है, एक्सपेक्ट आप एक्सपेक्ट करोगे तो फिर आप एक देखें। बात ये कि मैं इनको जब समझाता हूँ, उनकी काउंसलिंग करता हूँ, तो इनको यही एक बात होती है कि जब आप किसी को तड़पता हुआ देख लें, आप तड़पने लग जाएं, ह्यूमन टच आप में मौजूद है, तो फिर आप एक रज़ाकार हैं। कि वो रज़ाकार नहीं है कि वो रज़ाकार कभी भी नहीं हो सकता कि कभी किसी को जो है वो तड़पता हुआ देखे और वो खुद नहीं तड़प जाए। तो और लेकिन उस तड़पने में भी अपने उसको जारी रखना है अपनी जी, ताकि देखिए आमतौर पर हम क्या होता है कि तड़पते उस वक्त हैं कि जब अपना कोई प्यारा होता है, तो उस वक्त तड़प जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो वो उसको ऐसा ही समझना है
जैसे ये सब हमारे प्यारे हैं, ये सब हमारे अपने प्यारे हैं। क्या बात है। और मैं भी सलाम पेश करती हूँ उन सारे लोगों को जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, चाहे वो ड्राइवर्स हों, वो पैरामेडिक्स हों जो साथ होते हैं, जैसे आपने कहा कि वो जो वर्कशॉप्स में जो मेंटेनेंस के लिए जो वो मददगार हैं, आपकी पूरी फैमिली को भी जो सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे जल्दी से बताइए आपकी फैमिली की कैसी सपोर्ट है आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली की सपोर्ट है, तो मैं जो है वो ये तमाम काम करता हूँ। और मैंने जैसे कि आपको एक अपने ड्राइवर मददगार के हवाले से बात की कि जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो काम कर रहा है उसकी पीछे से फैमिली की पूरी सपोर्ट है तो वो काम कर रहा है, अदरवाइज वो एम्बुलेंस और एम्बुलेंस का रेस्क्यू मददगार कभी भी आने के लिए तैयार नहीं हो, कभी भी ये काम करने के लिए तैयार नहीं हो। और बस ये अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और दुनिया आखिरत की भलाई नसीब शो खत्म हो रहा है, मैं चाहूंगी आप चंद वर्ड्स जो भी कहना चाहें अवाम से या किसी से भी, किसी को भी एड्रेस करना चाहें, प्लीज बोलिए इस कैमरा में। मैं बस ये जो है वो तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इंसान से प्यार करें और इंसान का एहतराम करें। और हमारे अंदर जो एक सबसे बड़ी ख़राबी मतलब है कि वो एक माशरती ख़राबी हमें जो है वो जन्म बहुत तेज़ी से लिए और इसे बढ़ती मतलब जा रही है कि हमें टॉलरेंस लेवल जो है उफ़ू दरगुज़र टॉलरेंस लेवल जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो मेरी आपसे तमाम जो है वो लोगों से जो है वो गुजारिश है कि खुदारा आप जो मामूली सी बातें होती हैं उस पर बिल्कुल नहीं लड़ाई करें, उस पर नहीं झगड़ा करें, बल्कि उसको जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए कि जो उसे आप माफ़ कर दें, उसे दरगुज़र कर दें। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इन तमाम छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उसको माफ़ कर देंगे, दरगुज़र कर देंगे और मकसद आपका ये होगा कि अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे से बहुत सारी बुराइयाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, बहुत सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं जिनको हम उन तमाम को जो है वो दावत देते हैं ना टॉलरेंस लेवल को ख़त्म करने के बाद दावत देते हैं, तो मैं समझता हूँ उनसे मतलब है कि वो छुटकारा होगा, हम बच सकेंगे और हमारा माशरा एक बेहतरीन माशरा हो जाएगा, हमारा सोसाइटी एक बेहतरीन सोसाइटी हो जाएगी और हमारा जो मुल्क जो है वो इंशाअल्लाह ताला अगर हम अपने टॉलरेंस लेवल को बढ़ा देते हैं तो ये बेहतरी की तरफ गामजन होगा। बहुत शुक्रिया रमज़ान चीपा साहब, इतनी अच्छी आपने बात की कि मुझे कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है शो के एंड में। इसी मैसेज के साथ, इस पीस के मैसेज के साथ, टॉलरेंस के मैसेज के साथ मैं ये भी गुजारिश आप लोगों से मेरी है, जितना हेल्प कर सके, गाड़ियों की ज़रूरत है, डोनेशंस की ज़रूरत है, प्लीज़ कीजिए। और चीपा का नंबर एक दफ़ा फिर बता दें आपको, 10-20 है इनका हेल्पलाइन का नंबर। बहुत शुक्रिया रमज़ान चीपा साहब, आप मेरे शो में आए और हमारी तो दुआ है और उम्मीद है कि आप अपनी मिशन में, अपने मकसद में इसी तरह आगे बढ़ते रहें, कामयाब रहें और जितनी आपकी हेल्प कर सके अवाम वो करे। और आपको सलाम पेश करते हैं सभी को, हम सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को एक्चुअली ट्रिब्यूट दे रहे थे इस शो में। जो एम्बुलेंस सर्विसेज जारी हैं, ये सेंसेशन के गिफ्ट्स आपके साथ जाएंगे और आइंदा भी आपको कभी शो में ज़रूर बुलाएंगे। एंड आई होप कि इस शो की वजह से कोई ना कोई किसी के दिल में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आई हो और कोई जिस तरह भी मदद कर सके करे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल हम आपको मिलेंगे 10 बजे, ये वक्त है मेरा के साथ। खुदा हाफ़िज़।